औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मास्टरिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की लेक्चर सीरीज़ में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिस्कस कर रहे हैं और आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे जिसका नाम है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। बेसिकली ये एक अजम्पशन होती है जो या एक असेसमेंट होती है मैनेजमेंट की जो हर अकाउंटिंग पीरियड के ऊपर वो परफॉर्म करते हैं। ये असेसमेंट क्या है? बेसिकली ये बिजनेस के ऑपरेशंस की कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी की असेसमेंट है। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है वो देखते हैं। एन एंटिटी विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर विदाउट द इंटेंशन और नेसेसिटी टू लिक्विडेट और सीज ट्रेडिंग। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है कि ये गोइंग कंसर्न उस एंटिटी को कहते हैं जो एंटिटी अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करे इन ए फोर्सिबल फ्यूचर। फोर्सिबल फ्यूचर कहते हैं कि ये फ्यूचर जो वो इजीली असेस कर सकते हैं। तो नॉर्मली अभी पीरियड की बात आगे हम करते हैं जाके कि ये एक डेफिनेट पीरियड होता है जिसके अंदर हम असेसमेंट पीरियड देते हैं और उस पीरियड में ना तो इंटेंशन होती है, यानी ना तो कंपनी का प्लान है लिक्विडेट करने का, ना जरूरत है। देखिए, प्लान और जरूरत अलग अलग चीजें, दोनों में लिक्विडेशन होती है। प्लान ये है कि कंपनी बिजनेस को बंद करना चाहती है, वो किसी और लाइन ऑफ बिजनेस में जाना चाहती है, या वो इस ज्योग्राफिकल एरिया से ऑपरेशंस को डिसकंटिन्यू कर रही है और किसी और ज्योग्राफिकल एरिया में जाके बिजनेस को रन करना चाहती है। ये तो प्लान हो गया या इंटेंशन हो गई। नेसेसिटी ये है कि बिजनेस कंटिन्यू कर ही नहीं पा रही है, बिजनेस के ऑपरेशंस में उसको लॉसेस हो रहे हैं, उसके हर्डल्स आ रहे हैं, ऑपरेशनली और फाइनेंशियली उसको परफॉर्म करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो फिर बिजनेस को बंद किया जाता है ना। इन्वेस्टमेंट फिर डिटेरिएट हो जाती है ना शेयर होल्डर्स की। दिस assumption allows financial statements to be prepared under the expectation that the entity will meet its obligation and continue business operations beyond the short term। ठीक है, बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है कि ये असेसमेंट जो है या ये assumption जो है ये एंटिटी को ये इस पे रियलाइज करवाती है कि आप अपने एसेट्स को परचेज करें और अपने ऑब्लिगेशंस को मीट करें, अपने एसेट्स को जिस मकसद के लिए खरीदा था उस मकसद पे इस्तेमाल करें। ठीक है, इसका एस्पेक्ट क्या है? असेसमेंट। पहले आपने असेसमेंट करनी होती है जी। इफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज मटेरियल अनसर्टेनिटीज सच एज इवेंट्स और कंडीशन that could significantly impact the entity's ability to continue as a going concern, these uncertainties must be disclosed in the financial statements। ठीक है जी, यानी आप हर एक पीरियड के बाद असेसमेंट देते हैं और वो पीरियड के बाद जब असेसमेंट देते हैं और मैनेजमेंट इस बात के नतीजे पर पहुंचती है कि बिजनेस इज नॉट ए गोइंग कंसर्न या कुछ अनसर्टेनिटीज बिजनेस को दरपेश है, तो वो तमाम की तमाम अनसर्टेनिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज हो जानी चाहिए। If financial statements are not prepared on going concern basis, the entity must disclose this fact along with the following. Yes, number one, the basis used for preparation and the reason why the going concern assumption does not apply। Basically, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर गोइंग कंसर्न assumption के ऊपर बेस करके नहीं बनाई गई हैं तो ये चीज बताई जाएगी कि अब फिर किस बेसिस पे बनाई जाती है। ठीक है जी, तो द रीजन व्हाई द गोइंग कंसर्न assumption does not apply, ठीक है, ये भी आप बताएंगे कि भाई गोइंग कंसर्न assumption क्यों अप्लाई नहीं हो रही, व्हाट आर द रीजंस के गोइंग कंसर्न कंपनी नहीं है। अच्छा, अब टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम क्या है? द गोइंग कंसर्न असेसमेंट शुड कंसीडर ऑल अवेलेबल information about the entity's future covering at least 12 months from the end of the reporting period। अच्छा, अब यहां पे ना एक बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि जब गोइंग कंसर्न assumption नहीं होती है तो फिर क्या तब्दीलियां फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉर्मली लाई जाती है। तो नंबर वन जो तब्दीली है ये मैं यहाँ पे ड्राफ्ट कर रहा हूं कि जो वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, पहला इंपैक्ट उसके ऊपर आता है। ठीक है, पहला इंपैक्ट क्या आएगा? वैल्यूएशन पे आएगा और नॉर्मली जो वैल्यूएशन है वो होती है एट फेयर वैल्यूज,
यानी नॉर्मली एसेट एंड लायबिलिटीज को किस पे रिपोर्ट किया जाएगा, फेयर वैल्यूज पे रिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि बिजनेस का काम का बंद करना है ना, उसे चलाना तो है नहीं है, तो उसको उस वैल्यू पे रिपोर्ट करना चाहिए कि इसकी आज अगर ये मार्केट में सेल हो जाए तो कितने में होगा ये बिजनेस। और दूसरा रिपोर्टिंग या क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज तो क्लासिफिकेशन से मराद क्या है, ऑल आइटम्स आर करंट। भाई देखिए ना, बिजनेस ने 12 महीने के अंदर तो बंद हो जाना है ना, तो जब 12 महीने के अंदर बंद होना है तो नॉन करंट क्या होता है, नॉन करंट तो 12 महीने के बाद वाले आइटम्स को कहते हैं ना। तो अगर बिजनेस ने 12 महीने के अंदर क्लोज हो जाना है तो चाहे कोई भी एसेट है वो करंट क्लासिफाई होगा। ठीक है, ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि करंट और नॉन करंट के डिस्टिंक्शन में कौन कौन सी पैरामीटर्स हमने इवेलुएट करने होते हैं। लेकिन बहरहाल एक पैरामीटर तो ये भी है ना कि 12 महीने के अंदर अंदर जो चीज यूज हो जाए या कन्वर्ट हो जाए कैश में, वो करंट एसेट है। तो जब आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है तो इट मींस आपने अपने तमाम एसेट्स और तमाम लायबिलिटीज 12 महीने से पहले ही सेटल करने हैं ना, तो वो सारे के सारे क्या है, करंट है। इवन के नॉन करंट एसेट भी क्या हो जाएंगे, करंट हो जाएंगे। रिपोर्टिंग यानी वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज और क्लासिफिकेशन में जो तब्दीली आती है जब आपकी कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं रहती है। ठीक है जी, ये नोट कर लीजिएगा पॉइंट, ये स्लाइड के अंदर टेक्स्ट के अंदर मिसिंग थे, लेकिन आप चूंकि नोट्स बना रहे होते हैं तो ये सारे पॉइंट साथ में नोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जी। चलें जनाब, यहां पे हम अपना लेक्चर क्लोज करेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है सब्सटेंस ओवर फॉर्म का, तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।